मैम, जो आपके सेविंग्स अकाउंट में पैसे आइडल पड़े हैं, आप उसे कहीं इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? अरे नहीं, मैं सोच रही थी कि इंश्योरेंस ले लेना चाहिए मुझे। बेस्ट आइडिया है। फिर तो आप यूलिप ले लो ना। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस के भी फायदे मिलेंगे। रिटर्न्स तो बहुत अच्छे होते हैं और चार्जेस बहुत कम रहते हैं। और अगर उसमें मेरे पैसे डूब गए तो? मैम, इतने साल से आपकी बैंक करूँ, कुछ तो भरोसा रखो। अच्छा चलिए ठीक है, अब आप बोल रहे हो तो हम इन्वेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब मेरे खरीदे हुए यूलिप में कोई रिटर्न्स ही नहीं दिख रहे हैं। अब भी अपने बैंकर को कॉल करती हूँ। अच्छा, अब ये तो कॉल भी नहीं उठाएंगे। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा ना, जब बैंकर्स अपने ट्रस्ट के बेसिस पे आपको कुछ भी चीजें बेच के चले जाते हैं और आप मिस सेलिंग का शिकार हो जाते हैं। इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जिसे लोग या तो बहुत ज्यादा खरीद लेते हैं या फिर पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। बट सही मायनों में इंश्योरेंस क्या है, क्यों लेना चाहिए और इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, ये हमें कोई नहीं बताता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकर। मैं हूं कीर्ति और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंश्योरेंस के बारे में। एंड मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पे यूलिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसकी चर्चा आजकल बहुत ज्यादा है और बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात का, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि इंश्योरेंस क्या होता है, बट तब भी हम एक मेजर गलती जो कर जाते हैं वो है ये कि इंश्योरेंस लेते वक्त हम उसके मेन पर्पस को ही भूल जाते हैं। और ये पर्पस है एक अर्निंग मेंबर के ना होने पे उसकी फैमिली को फिनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। बट जब भी हम इंश्योरेंस के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ये भी ज़रूर आता है कि इतने सारे टाइप के इंश्योरेंस हैं, आखिर ले तो कौन सा लें और कौन सा सच में हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए पहले समझते हैं कि आखिर इंश्योरेंस में कितने टाइप्स की कैटेगरीज होती है। इंडिया में मोस्टली 3 टाइप की इंश्योरेंसेस बहुत फेमस होते हैं: टर्म इंश्योरेंस, एंडोमेंट प्लान्स एंड यूलिप्स। टर्म इंश्योरेंस मतलब कि ऐसा इंश्योरेंस जो सिर्फ और सिर्फ आपकी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। टर्म इंश्योरेंस जनरली घर के अर्निंग मेंबर को ही लेना चाहिए ताकि उस अर्निंग मेंबर को इन फ्यूचर कुछ हो जाने से फैमिली की बाकी लोगों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहे। टर्म इंश्योरेंस अपनी सैलरी का 20 टाइम्स लेना चाहिए। अब अगर बात करें एंडोमेंट प्लान्स की, तो ये ट्रेडिशनल मनी बैक प्लान टाइप के होते हैं जो कि लंबे समय तक के लिए होते हैं, जिसमें आपको पता होता है कि आज से 20 साल बाद पॉलिसी की मैच्योरिटी पे आपको कितना पैसा मिलने वाला है। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पे, यूलिप्स, जिसके बारे में आजकल बहुत लोग बात कर रहे हैं और इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो क्या होते हैं यूलिप्स, क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और इन्वेस्ट करने से क्या फायदे और नुकसान हैं, चलिए जानते हैं। यूलिप्स यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। सुनने में तो बहुत फैंसी सा लग रहा है, बट आज हम जानेंगे इसकी पूरी सच्चाई। तो इसमें यूनिट लिंक का मतलब है कि आपका पैसा स्टॉक मार्केट या डेट मार्केट में इन्वेस्ट होगा। मतलब कि जब भी हम इन्वेस्ट करेंगे तो म्यूचुअल फंड की तरह ही इसमें भी हमें एनएवी अलॉट होगी यूनिट के फॉर्म में। यानी कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे वो मार्केट लिंक्ड होगा, चाहे अब वो इक्विटी हो, डेट हो या बैलेंस्ड। अब बात करते हैं इंश्योरेंस प्लान की। तो यूलिप में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस भी लिंक्ड होता है और ये इसलिए होता है ताकि अगर इंश्योरेंस करवाने वाले की अगर अनटाइमली डेथ हो जाए तो उसकी फैमिली मेंबर्स को कुछ अमाउंट मिल सके, जिससे हम इंश्योरेंस के केस में डेथ बेनिफिट कहते हैं। अब अगर हम थोड़ी पॉलिसी डिटेल्स की बात करें तो यूलिप्स में जनरली 5 साल की लॉक इन पीरियड होती है और इसमें आपको आपके प्रीमियम का 10 टाइम्स इंश्योरेंस भी मिल जाता है। यानी कि अगर मैं 1 लाख का कोई यूलिप ले रही हूँ तो मेरा इंश्योरेंस अमाउंट हो जाएगा 10 लाख। इसी के साथ यूलिप को सबसे फेमस बनाया है इसके टैक्स बेनिफिट्स ने। आप जितने भी बैंकर्स, रिलेशनशिप मैनेजर्स और एडवाइजर्स से मिलोगे वो आपको यूलिप के बारे में यही कहेंगे कि अरे आपको इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस मिल रहा है और साथ ही 80C पे प्रीमियम पे टैक्स एग्जेम्पशन और मेच्योरिटी अमाउंट पे सेक्शन 1010D पे टैक्स बेनिफिट, तो यूलिप ही बेस्ट है। तो अब ये सब सुन के तो आप यही सोच रहे होंगे कि सही तो बात है, इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो भी एक ही पॉलिसी में, तो ये पॉलिसी तो बेस्ट होनी ही है। तो अब डिस्कस करते हैं वो सारी बातें जो आपके एडवाइजर या बैंकर आपको नहीं बताना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चार्जेस की, जिनकी गिनती ही खत्म नहीं होती है।
पहले चार्जेस है प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, जो प्रीमियम पे लगते हैं, और ये चार्ज कुछ कॉस्ट्स को रिकवर करने के लिए कट किए जाते हैं, जैसे कि अंडरराइटिंग कॉस्ट, मेडिकल कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर्स फी एक्सेट्रा। इसके बाद आता है फंड मैनेजमेंट चार्ज, जो कि किसी भी म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो की तरह होता है। अब जैसे कि म्यूचुअल फंड के केस में एक फंड मैनेजर होता है जो उसे मैनेज करता है, तो वैसे ही यहाँ भी होता है। तो ये चार्ज उसी के लिए कट किया जाता है, और ये चार्ज मोस्टली नियर टू 1.35% के आसपास होता है। नेक्स्ट चार्ज है पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज। ये चार्ज भी कंपनी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के बदले में डिडक्ट करती है। इसके बाद आता है सरेंडर और डिसकंटिन्यूएंस चार्ज। ये चार्ज तब लगता है जब आप 5 साल से पहले ही अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं। तो एज पर IRDAI रूल्स इस केस में फंड वैल्यू या प्रीमियम का कुछ % डिडक्ट कर लिया जाता है और आपकी पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो जाती है। और अगर आप 5 साल बाद अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो फिर कोई चार्जेस डिडक्ट नहीं होते हैं। अब है पार्शियल विड्रॉल चार्जेस। आपकी पॉलिसी स्टार्ट होने के 3 साल बाद से आपको एक पार्शियल विड्रॉल का बेनिफिट मिलता है, बट वो भी कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही होता है। बट यहाँ भी कुछ पार्शियल विड्रॉल चार्जेस कंपनी डिडक्ट करती ही है। अब नेक्स्ट है स्विचिंग चार्जेस। तो ये चार्जेस लगते हैं जब आप अपने फंड्स को किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से शिफ्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं इन्वेस्ट कर रही थी तब मैंने चूज़ किया था इक्विटी ऑप्शन, बट कुछ टाइम बाद मुझे लग रहा है कि अपना एलोकेशन मुझे चेंज करके डेट में कर लेना चाहिए, तो इस स्विचिंग पे मुझे कुछ चार्जेस लगते हैं। ऑल्दो कुछ कंपनीज 2 स्विचिंग फ्री देती है, बट उसके बाद चार्जेस डिडक्ट करती ही है। अब आते हैं सबसे लास्ट बट सबसे खतरनाक और इम्पॉर्टेंट चार्ज पे, जो है मोर्टेलिटी चार्जेस। और ये चार्जेस एक ऐसे चार्जेस होते हैं जो आपको आपका एजेंट या एडवाइज़र कभी नहीं बताने वाला, क्योंकि चार्ज ही कुछ ऐसे होते हैं। मैं इसे एक आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मैंने इन जनरल ICICI के एक यूलिप प्लान का ब्रोशर देखा और उसमें मोर्टेलिटी चार्जेस कुछ इस टाइप के थे। मतलब जैसा कि आप इस टेबल से देख पा रहे हो कि जब एज कम है, जैसे कि 30 ईयर्स, तो चार्जेस कुछ 1.06 या 1.02% है। बट जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे ये चार्जेस भी बढ़ रहे हैं, और बढ़ते बढ़ते ये 60 की एज तक 11% तक चले गए हैं। इसके अलावा और भी बहुत से छोटे मोटे चार्जेस होते हैं, जैसे कि राइडर चार्जेस, प्रीमियम रीडायरेक्शन चार्जेस, गारंटी यूलिप चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर आप किसी यूलिप में 1 लाख सालाना प्रीमियम भर रहे हैं तो भाई उसमें से 10-20 हज़ार रुपये तो सिर्फ चार्जेस में ही निकल जाएंगे, और इन्वेस्ट होगा सिर्फ 80-90 हज़ार। तो अगर आप यूलिप में 10% का भी इंटरेस्ट कमा लेते हैं तो आप सिर्फ अपने चार्जेस को ही रिकवर कर रहे हो, उसके बाद कहीं आप जाके प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। तो क्या ये जस्टिफाइड है? वही अगर हम इसी 1 लाख रुपए को लॉन्ग टर्म के लिए किसी म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट कर देते तो शायद आपको इससे ज़्यादा ही रिटर्न्स मिलते। तो अब अगर बात हो ही रही है म्यूचुअल फंड्स की, तो देख लेते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना यूलिप में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा बेटर है। तो हम ये कंपैरिजन करेंगे कुछ चीज़ों के बेसिस पे, जैसे कि चार्जेस, लिक्विडिटी, रिटर्न्स, टैक्स बेनिफिट एंड इंश्योरेंस कवर। तो सबसे पहले अगर देखें तो जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि यूलिप में बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं, और इन सारे ही चार्जेस की डिटेल्स आपको बहुत ज़्यादा सर्च करनी पड़ती है उनके ब्रोशर्स पे और उनके वेबसाइट्स पे जाके। इवन कोई भी इंश्योरेंस कंपनी यूलिप के चार्जेस को लेके उतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं बताती, क्योंकि कहीं ना कहीं हर बैंकर या एडवाइज़र यहाँ पे अपने कमीशन के बारे में ही सोच रहा होता है, जिसके चलते मार्केट में बहुत ज़्यादा मिस सेलिंग्स होती हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे कि सारे ही एडवाइजर्स या बैंकर्स ऐसे होते हैं, बट आज की डेट पे मोस्ट ऑफ द एडवाइजर्स और बैंकर्स ऐसा ही करते हैं, जो अपनी कमीशन के चक्कर में अपने क्लाइंट्स को कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट सजेस्ट कर देते हैं जो उनके लिए बिल्कुल रेलेवेंट नहीं होती है। तो यूलिप्स के केस में भी यही है। वही अगर चार्जेस के मामले में म्यूचुअल फंड की बात करें तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1 से 2 ही चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं। पहला तो है एक्सपेंस रेशियो, जो हर म्यूचुअल फंड कंपनी चार्ज करती है, और ये रेगुलर फंड्स में थोड़ी ज़्यादा होती है और डायरेक्ट फंड्स में थोड़ी कम। और जनरली हम भी यही सजेस्ट करते हैं कि आपको डायरेक्ट फंड्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, और इंडेक्स फंड जैसे फंड्स में तो एक्सपेंस रेशियो ना के बराबर होता है। और तो और म्यूचुअल फंड का डेटा आपको कहीं भी इजीली अवेलेबल हो जाता है, चाहे वो पास्ट रिटर्न्स की हिस्ट्री हो या फिर उनके चार्जेस की डिटेल्स। हमें आज की डेट पे सब कुछ उनकी वेबसाइट या फिर थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे कि ग्रो, ज़ीरोधा, कॉइन पे मिल ही जाता है। और अगर आप म्यूचुअल फंड में 1 साल से पहले ही अपना अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको एक छोटा सा एग्जिट लोड का चार्ज भी लग जाता है, जो कि अगेन काफ़ी कम होता है।
अब अगर बात करें लिक्विडिटी की, तो यूलिप्स के कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा लिक्विडिटी मिल जाती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड से आप कभी भी अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ऑल्दो 1 साल के अंदर विड्रॉ करने पे एकदम माइनर % का एग्जिट लोड लग जाता है, बट वो एग्जिट लोड देखा जाए तो एक तरीके से जस्टिफाइड भी है, क्योंकि उससे इन्वेस्टर्स में डिसिप्लिन आता है कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। बट वही अगर हम बात करें यूलिप्स की, तो उसमें 3 से 5 साल का स्ट्रिक्ट लॉक इन पीरियड होता है, और अगर आप इस 3 से 5 साल से पहले अपना पैसा विड्रॉ करने जाएंगे तो आपको ह्यूज चार्जेस पे करने पड़ेंगे और आपकी पॉलिसी डिसकंटिन्यूड फंड में चली जाएगी। और तो और आपका सरेंडर या डिसकंटिन्यूइंग के केस में आपका जो भी रिटर्न बनते हैं वो आपको नहीं मिलते हैं, आपको सिर्फ आपका पे किया हुआ प्रीमियम मिलता है, और उसमें भी एज अ पेनल्टी कुछ चार्जेस कट हो जाते हैं, और ये कुछ चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जब मैंने जनरल रिसर्च करके ICICI के एक प्लान का सरेंडर चार्जेस देखा तो वो कुछ ऐसा था, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप पहले ही साल में सरेंडर करते हैं तो ऑलमोस्ट 3000 का चार्जेस है, 3rd ईयर में 1500 एंड 4th ईयर पे 1000। मतलब कि अगर हम हमारे ही पैसे को कुछ साल बाद विड्रॉ करने जाए तो ये यूलिप्स वाले हमें बोलते हैं कि नहीं आपको तो पहले चार्ज पे करना पड़ेगा। वहीं अब अगर हम म्यूचुअल फंड की लिक्विडिटी की बात करें तो 1 साल के अंदर अगर आप कुछ भी विड्रॉ करने जाते हैं तो आपको एक छोटा सा एग्जिट लोड देना पड़ता है, और 1 साल के बाद तो कोई एग्जिट लोड नहीं होता। बस अगर हम बात करें ELSS फंड की, जो कि एक तरीके के टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसमें लॉक इन पीरियड होती है 3 साल की, क्योंकि ये टैक्स बेनिफिट्स देते हैं, तो इसमें आपको 3 साल का लॉक इन मेंटेन करना होता है। और म्यूचुअल फंड में एक और ख़ास बात ये है कि अगर किसी को लिक्विडिटी चाहिए तो वो म्यूचुअल फंड की ही एक कैटेगरी लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है, जिसमें कोई विड्रॉल रूल्स नहीं होते, ये हाईली लिक्विड होते हैं, तो लिक्विडिटी में भी म्यूचुअल फंड ही सही है। अब अगर बात करें टैक्स बेनिफिट की, तो वैसे तो अगर हम देखें तो यूलिप्स में हमें बहुत ज़्यादा टैक्स बेनिफिट दिखता है, बट अब आप खुद ही सोचिए कि आप 1 लाख किसी यूलिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें आपका एक्चुअल इन्वेस्ट हो रहा है 90,000, और फिर 10% अगर आप कमा भी ले तो भी आप 1 लाख रुपए पे ही आते हैं। तो चलिए अब अगर 2 से 3% एक्स्ट्रा भी रिटर्न कमा लिया तो अब उसमें क्या ही टैक्सेस। अब ये तो आपका डिसीजन है कि वेदर आपको टैक्स कट करके 8% का रिटर्न चाहिए या MF के थ्रू पोस्ट टैक्स 12 से 13% का रिटर्न। और वैसे भी टैक्सेस बचाने के लिए ऑलरेडी काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है जो कि डिसेंट रिटर्न्स भी देते हैं और यूलिप्स की तरह कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होते, जैसे कि NPS, ELSS, PPF एक्सेट्रा। अगर आप इन सारे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारा ये वीडियो रेफर कर सकते हैं, इसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। तो अगर आप यूलिप में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कभी भी उनके पास्ट रिकॉर्ड्स का डेटा इजीली अवेलेबल होगा ही नहीं, ना ही उनके ब्रोशर्स में, ना ही उनकी वेबसाइट पे। और यूलिप प्रोडक्ट ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है जिसे एक कॉमन मैन के लिए समझना काफ़ी डिफिकल्ट है। वही म्यूचुअल फंड में आपको उनकी वेबसाइट पे सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती है, चाहे वो चार्जेस की डिटेल हो या फिर उनके रिटर्न्स की, सब कुछ काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। अब बात की जाए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसके लिए हम इन्वेस्ट करते हैं, जो है रिटर्न्स की। तो अगर हम यूलिप में इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड में, जाना तो वो स्टॉक मार्केट में ही है, तो मार्केट रिस्क तो दोनों में ही है। बट यहाँ यूलिप में एक डिसएडवांटेज ये है कि उसमें इतने सारे चार्जेस होते हैं। अगर मैं 1 लाख का भी प्रीमियम भर रही हूँ यूलिप में तो चार्जेस कट होके लास्ट में मेरा सिर्फ 90,000 ही इन्वेस्ट हो पाता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितना ही रिटर्न आपको यूलिप में होता होगा। और वहीं म्यूचुअल फंड में हार्डली कोई चार्जेस है, और आप किसी भी फंड का पास्ट 10 ईयर्स का रिटर्न्स अगर देखेंगे तो वो यूलिप से तो बेटर ही होना है। अब आते हैं सबसे लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, जो है इंश्योरेंस का। अब आपका एजेंट आपको ये तो ज़रूर ही बोलता होगा कि सर देखो, हम तो आपको इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको एक लाइफ कवर भी दे रहे हैं, वो भी आपके प्रीमियम का 10 टाइम्स। तो ये तो इन्वेस्टमेंट भी हो गई और आपकी फैमिली की सिक्योरिटी भी। तो ये सुन के तो आपको भी यही लगता होगा कि हाँ, बात तो सही है। बट क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर आप 1 लाख का प्रीमियम भर रहे हैं और उसके बदले में आपको सिर्फ 10 लाख का कवर मिल रहा है, तो क्या आज की डेट पे अगर किसी की अनटाइमली डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली के लिए 10 लाख रुपए सफिशिएंट होंगे घर चलाने के लिए? ऑफ कोर्स नॉट। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इंश्योरेंस लेते वक्त उसके मेन पर्पस को कभी मत भूलिए। इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं हो सकता। तो अगर आपको इंश्योरेंस लेना ही है
तो टर्म इंश्योरेंस लीजिए जो आपकी फैमिली को सही मायनों में फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा, और ना कि यूलिप। इवन टर्म इंश्योरेंस में आपको 1 करोड़ तक का भी इंश्योरेंस कवर मिल सकता है। अगर आप टर्म इंश्योरेंस के बारे में और डिटेल से समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। इसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो अगर आप इंश्योरेंस के बारे में सोच रहे हैं तो टर्म इंश्योरेंस ही लें, और उसके बाद जो भी सेविंग्स आपकी बच जाती है उसे आप अपनी वेल्थ क्रिएशन में यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसा कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या कोई अदर इन्वेस्टमेंट में। और अगर आपको टैक्स बचाना है तो पीपीएफ, ईपीएफ, एनपीएस, ईएलएसएस फंड्स, ये सारे ऑप्शंस को चूज करें। अब ये तो हो गई बात कि यूलिप क्यों नहीं लेना चाहिए और उसके क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। बट व्हाट इफ अगर किसी ने यूलिप लिया हुआ है तो अब क्या करें? कुछ नहीं, फटाफट उसे बंद कर दीजिए। और अगर आप में से किसी ने 15 दिन या 1 महीने पहले ही ये पॉलिसी ली है तो हर पॉलिसी में फ्री लुक पीरियड होता है, जिसके थ्रू आप बिना किसी पेनल्टी के पॉलिसी क्लोज करवा सकते हैं। तो जल्दी जाइए और क्लोज करवाइए। और अगर आपके यूलिप इन्वेस्टमेंट को भी 5 साल नहीं हुए हैं और आप लॉक इन पीरियड पे चल रहे हो तो भी पॉलिसी क्लोज करवा दीजिए सरेंडर करके। क्योंकि अगर आप अपने पैसों को 5 साल किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट में रखना चाहते हैं जहां रिटर्न्स का कोई स्कोप नहीं है, तो ऐसे में आप अपने पैसों की वैल्यू को वेस्ट कर रहे हैं। इवन जब 5 साल बाद आपका इंश्योरेंस भी खत्म हो जाएगा तो अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेने जाओगे तो ऑब्वियसली आज आपकी जितनी एज है उससे कहीं ज़्यादा प्रीमियम आपको 5 साल बाद देना पड़ेगा। तो ऐसे में भले ही कुछ पेनल्टी लगे बट एग्जिस्टिंग पॉलिसी को सरेंडर कर देने में ही समझदारी है, और एक टर्म इंश्योरेंस लेने में भी। क्योंकि अगर आप यही पैसे आज से कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप एक अच्छा खासा कंपाउंडिंग बेनिफिट उठा पाएंगे। आई होप आपको आज का हमारा ये यूलिप डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में आपकी राय ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस नॉलेज को आगे भी शेयर कीजिए। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।